हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एनबी लर्निंग में। तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर यानी विकास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझाया जाएगा कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना भी ना पड़े और वीडियो देखकर ही आप इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ जाएं। तो विकास, पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। विकास का मतलब होता है अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना, यानी आज हम जो हैं और जो आने वाला कल है, अगर हम उस कल को बेहतर पाते हैं आज से तो विकास हो गया। जैसे भारत एक पहले बहुत ही ज़्यादा गरीब था, परंतु अब मध्यम श्रेणी के देशों में आ गया है और आने वाले समय में विकसित देशों की श्रेणी में भी आ सकता है। तो विकास यही है कि वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना ही विकास कहलाता है। और सबसे बड़ी खास बात कि हर व्यक्ति के लिए विकास का एक लक्ष्य अलग अलग होता है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिसके लिए किसी के लिए विकास का लक्ष्य हो वो दूसरे के लिए भी वही लक्ष्य हो। उदाहरण के रूप में एक व्यापारी का जो लक्ष्य होता है अधिक से अधिक व्यापार कराना और पैसे कमाना, अपनी फ्रेंचाइजी हर जगह खोलना। एक किसान का लक्ष्य है अच्छी खेती, अच्छी उपज, उसका समर्थन मूल्य, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक बेरोजगार युवक का जो लक्ष्य होता है वो होता है अच्छी जॉब मिले, अच्छी तनख्वाह मिले। और एक छात्र का जो है लक्ष्य वो होता है कि उसे अच्छे नंबर मिले परीक्षा में। तो सबके लिए विकास का जो लक्ष्य है वो बेटा अलग अलग है। टॉपिक देखते हैं, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता, यानी कि हम जो सोचते हैं ज़रूर नहीं वो हमारे साथ हो। तो विकास का लक्ष्य समय के अनुसार बदलता रहता है। मैं आपको इस तालिका से पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ कि विकास के लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न होते हैं। ये तालिका देख रहे हो बेटा आप सब। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए एक विकास का लक्ष्य है कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, गांव में भी नेता बने। पंजाब के समृद्ध किसान हैं जो, उनका जो लक्ष्य है वो है किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय यानी ज़्यादा इनकम, और अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। ठीक है, एक किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर करता है उसके लिए क्या होगा बेटा, तो वो ये सोचेगा कि वर्षा अच्छी हो, फसल अच्छी हो उसकी, और उसको समर्थन मूल्य अधिक मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला कि घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उसके परिवार का व्यापार अच्छी तरह रहे और खेती अच्छी हो। और एक बेरोजगार, शहरी बेरोजगार, तो क्या है उसका लक्ष्य है उसको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी आय मिले। ठीक है, एक शहर के अमीर परिवार का लड़का वो चाहता है कि उसे अच्छी BMW मर्सिडीज़ गाड़ी मिले, उसे घूमने के लिए दोस्त हों, रेस्टोरेंट हों, वो हों, पब हों, तो ये चाहता है वो। शहर के अमीर परिवार की लड़की, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी मिलती, वह अपने खुद फैसले खुद कर सकती और अपनी पढ़ाई विदेश में। एक नर्मदा घाटी का आदिवासी, जो नर्मदा घाटी है बेटा बहुत फेमस ये कहानी आंदोलन है ये नर्मदा नदी पर, तो वो चाहता है कि उसको जब यहाँ से हटाया जाए तो सरकार उसे एक घर दे जहाँ वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। तो इस तालिका से एक बात स्पष्ट होती है कि हर व्यक्ति के लिए विकास का एक अलग लक्ष्य होता है। और एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं जो एक व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य हो वो दूसरे के लिए हो, यानी एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर से हम समझ जाएंगे सारा कि गाड़ी वाले चाहते हैं कि इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते, यानी गरीब लोगों के कारण हमारा देश विकसित नहीं हो पाता। परंतु एक गरीब चाहती है कि वो गरीब ना रहे, उसे काम मिले, उसके बच्चों को शिक्षा मिले ताकि वो गरीब ही ना रहे। तो ज़रूरी ये होता है कि हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए पेपर में कि ये दर्शाइए, ये उदाहरणों द्वारा बताइए कि विकास का लक्ष्य हर व्यक्ति के अलग होता है, तो हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे किसान का ले सकते हैं, शिक्षक का ले सकते हैं, छात्र का ले सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़
केवल विकास आय से नहीं होती बेटा, इनकम से। जिसके पास करोड़ों पैसा है क्या सिर्फ वही विकसित है? नहीं। अन्य लक्ष्य जो हमारे विकास को डिपेंड करते हैं वो है, ये वाला पॉइंट पढ़ना है आपको। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या है बेटा, ये भी अच्छे विकास, विकसित जीवन की पूंजी है। ठीक है। केवल भौतिक वस्तुओं से उसको, भौतिक क्या होता है बेटा, कार होगी, घर हो गया, आपके पास फ़ोन हो गया, भौतिक वस्तुएं होती हैं जो दिखाई जा सकती हैं। और अभौतिक वस्तुएं मन की प्रसन्नता, खुशीपन। जैसे आपको मान लो किसी नई जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पर आपके दोस्त ना हो, तो आपको क्या वहाँ पे खुशी महसूस होगी? नहीं होगी। सेम इसी तरीके से आय के और अन्य लक्ष्य भी विकास को और खुशहाल जीवन को प्रभावित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिक्चर है। नर्मदा नदी जो कि बड़ा बांध बना इस पर, सरदार सरोवर बांध, जिसकी 2019-20 में इसकी खोला गया था इसको। तो काफ़ी आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया और उनको उसके बाद घर भी नहीं दिए गए। तो जो आदिवासी है उनका तो विकास नहीं हुआ, हालांकि देश का विकास हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि जो विकास सबका हो वो हर इंसान का भी हो। तो कुछ के लिए विकास विकास होता है, कुछ के लिए विकास विनाश भी होता है। तो ये उदाहरण भी आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हम, इन पर विचार कर सकते हैं हम कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएं अलग क्यों हैं। क्योंकि लोग भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में परिस्थितियां भिन्न हैं। तो दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की जीवन की परिस्थितियाँ। एक गरीब चाहता है उसको नौकरी मिले, तनख्वाह मिले, एक अमीर चाहता है उसका और बिजनेस फैले। तो परिस्थिति, यानी भिखारी चाहता है उसको भीख ज़्यादा मिले। तो ये परिस्थिति हमें ऐसा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। क्या दो कथनों का एक अर्थ है? सेकंड क्वेश्चन है, कारण सहित उत्तर दीजिए कि लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं या लोगों के विकास के लक्ष्यों में परस्पर विरोध होता है। तो ये दोनों ही चीज़ हैं कि लक्ष्य अलग अलग भी होते हैं। जैसे हमने एक कार वाले और गरीब का उदाहरण देखा, साथ में नर्मदा नदी और सरदार सरोवर बांध का उदाहरण देखा। और ऐसा ही है तीसरा क्वेश्चन, कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए जहाँ आय के अतिरिक्त अन्य कारक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा? जैसे आय के अतिरिक्त खुशहाल रहना, मित्रों के साथ रहना, सम्मान हो गया, आदर हो गया, ये सब चीज़ें। अब राष्ट्रीय विकास यानी देश का विकास, तो ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो देश का विकास तब होगा जब मनुष्य खुद का विकास करेगा, और जब खुद का विकास करेगा तो देश का विकास अपने आप। जैसे कि अमेरिका में सभी की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जनसंख्या कम है, और जनसंख्या को हम कुल आय से भाग करते हैं तो औसत आय निकलती है, और उससे पता चलता है कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा अमीर है। एक उदाहरण दे रखा है, इसको पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? तो विभिन्न देशों के बीच जो हम बताते हैं कि ये देश बहुत गरीब है, ये देश बहुत अमीर है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। तो ये एक संस्था है विश्व बैंक, वो ये सब करती है। कौन सी संस्था? विश्व बैंक एक रिपोर्ट बनाता है हर साल कि ये देश सूची में इस नंबर पर है, पहले नंबर पे या अंतिम नंबर है, बीच में। तो एक तो औसत आय या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय निकलती कैसे, उसका तरीका है जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में से भाग देते हैं तो राष्ट्रीय आय या औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यानी औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। कैसे निकलती है बेटा? कुल आय बटे में कुल जनसंख्या। तो इस तरीके से हमारी औसत आय निकलती है। हमारे इंडिया की भी इसी तरह से निकलती है और दुनिया के सभी देशों की इसी तरह निकलती है। तो ये संस्था कौन सी? विश्व बैंक। अगर आ जाए कि कौन सी संस्था आय के आधार पर देशों को वर्गीकृत करती है, तो उसका उत्तर है विश्व बैंक। 2017 का रिकॉर्ड दे रखा है ये के अनुसार जिस देश के प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $12,056 हो वो रिच, समृद्ध और विकसित देश है। जिसकी $995 से कम हो बहुत गरीब है। और भारत कहाँ पर आता है इस श्रेणी में? मध्य स्तर पे आता है, क्योंकि भारत की क्या है 1820, ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है। ठीक है।
तो औसत आय से तुलना करते हैं कि कौन सा देश अमीर है। जहाँ पे औसत आय कम है उसको हम दरअसल गरीब मान लेते हैं, जहाँ पे औसत आय ज़्यादा है उसको हम अमीर मान लेते हैं। ठीक है, हम एक ये चित्र से समझ जाएंगे कि एक ऐसा देश जहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं है, सबको बराबरी का हक मिलता है, और एक ऐसा देश जहाँ पे गरीब अमीर हैं, वहाँ पे या तो अमीर ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहा है और गरीब बहुत कम चीज़ यूज़ कर पा रहे हैं। देखते हैं जो 2 कुर्सी में 4 लोग बैठे हैं और यहाँ पे 4 कुर्सी में 1 इंसान बैठा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है, 3 उदाहरण दीजिए जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत आय का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा किसी देश की विकसित विकासशील बनाने में या पता लगाने में, और किसी देश की जनसंख्या और किसी देश के उद्योग धंधों को देखकर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, औसत मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे परिवार में भी निकालते हैं हम। कई बार क्या होता है, परिवार में एक सदस्य 50,000 कमा रहा है, बाकी 4 सदस्य नहीं कमा रहे, तो परिवार की औसत आय कितनी हो गई, 10,000, क्योंकि कुल जनसंख्या से कुल आय को भाग करते हैं हम। ठीक है, कुल आय में से कुल जनसंख्या को भाग करके औसत। और औसत कहाँ निकालते हैं बेटा, मैच में भी निकालते हैं हम औसत। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे हम औसत की तुलना करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण मापदंड है? बिल्कुल नहीं। औसत आय सिर्फ जनसंख्या और आय पर निकलती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे औसत आय दरअसल कम होगी। जैसे भारत हो गया, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है और गरीब बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ एक बहुत जनसंख्या कम है, अमेरिका, और वहाँ पे लोग सही कमा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है आपके। आगे बढ़ते हैं। ये 3 राज्यों की तुलना की गई है, हरियाणा, केरल, बिहार की। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, केरल में थोड़ी कम है, बिहार में बहुत ज़्यादा कम है। बिहार तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब में पिछड़ा हुआ है, परंतु केरल हरियाणा में तुलना की जाती है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, परंतु वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा पे कम खर्च होता है केरला की तुलना में, तभी केरला की प्रति व्यक्ति आय थोड़ी कम आती है। ठीक है, ये आप देखते हैं, इससे उस ऊपर वाले बॉक्स को समझ सकते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, 1000 जन्म लेने वालों बच्चों के जो मरने वालों की संख्या है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो हरियाणा में 30 है, बिहार में 35 है, जबकि केरला में 10 है केवल। साक्षरता दर देखी जाए तो हरियाणा में 82 है, बिहार में 62 है और 94 कहाँ है, केरला में। और निवल उपस्थिति यानी कि 14 से 15 साल के बच्चे 100 में से जितने स्कूल गोइंग एज के बच्चे कितने स्कूल जाते हैं, तो 83 बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जिस कारण केरल में बाकी सभी मामलों में आगे, परंतु औसत आय में कम क्यों है, क्योंकि अधिकतर पैसा वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं में खर्च करते हैं। ये कुछ दे रखे हैं, आपको नोट करना है इस चीज़ को कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मर जाने वालों बच्चों के अनुपात, इसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो किसी भी भाषा में अपना नाम लिख पढ़ सकते हैं उन्हें साक्षर कहा गया है। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ, यानी 100 में से केरला में 83 बच्चे इस एज के स्कूल जाते हैं, जबकि बिहार में 43 बच्चे जा पाते हैं केवल। तो किसी भी देश की जो औसत आय है, किसी भी राज्य की है, तो केवल जनसंख्या और आय से ना करके वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और जीवन स्तर को भी हम मान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये यही लिखा हुआ है कि केरला में 1000 जीवित बच्चों पैदा हुए, 10 बच्चे में 1 वर्ष की आयु तक केवल 10 ओनली, लेकिन हरियाणा में 30 और बिहार में तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे केरला में क्या है, केरला में बहुत सारे बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, जब तो शिशु मृत्यु दर कम है वहाँ पर। तो सार्वजनिक सुविधाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। जिस देश में सार्वजनिक सुविधाएं सबसे अच्छी लोगों को मिलती हैं वो देश भी विकसित श्रेणी में आ सकता है। भारत में हालांकि पहले से बहुत बेहतर हुई है, परंतु जनसंख्या के कारण भारत विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाया। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा और अन्य सुविधाओं पे बहुत खर्च किया गया है, और कुछ राज्यों में पीडीएस
सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानें भी व्यवस्था की गई हैं, तो सरकार का पैसा उसमें भी लग जाता है। ये कुछ तालिकाएँ दे रखी हैं। ये उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का शैक्षिक उपलब्धि, तो ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत 85 से 82 महिला, तो ये दे रखा। इसको बॉक्स को देख के आपको ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, बॉक्स को देखकर आपको ये भरने हैं। ठीक है बेटा, आगे अब है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। BMI इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी हम कैसे करते हैं कि ऊंचाई और किलोग्राम इन दोनों को नाप कर एक फॉर्मूला है, उसका प्रयोग करके हम BMI निकालते हैं, जिससे बताते हैं कि बच्चा सामान्य है, सामान्य से कम है या सामान्य से अधिक है। मतलब वजन और हाइट का अनुपात निकाल के पता लगाते हैं कि बच्चे को कितनी है। ठीक है बेटा, एक आता मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये एक संस्था है UNDP की। किसकी बेटा? UNDP की एक संस्था है HDI। ये हर साल एक रिपोर्ट निकालती है पूरे देश की कि कौन सा विकसित है कौन सा नहीं, परंतु इसका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे विश्व बैंक सिर्फ राष्ट्रीय आय को गणना करता है, मानव विकास रिपोर्ट शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति इन सभी को मेजर करता है। तो भारत 2017 के रिकॉर्ड के अनुसार 16-17 के अनुसार भारत 130वें स्थान पे था। भारत से जो पहले है पड़ोसी देश वो लंका है, जो हमसे बेहतर स्थिति में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ये कुल 189 देशों की लिस्ट है, जिसमें से भारत इतने स्थान पर है। और ये क्या क्या करता है? जन्म की संभावित आयु सबको लेकर ये गणना करता है। ठीक है, और ये भी करता है कि $1 में किसी भी देश में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। ये पॉइंट है कि HDI कैसे कैसे काम कर सकते हैं। एक और सबसे आश्चर्य की बात है कि लंका छोटा सा देश होकर भी भारत से बहुत आगे है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश भारत की से बहुत पीछे हैं। तो ये आपको लर्न करना है कि कौन से देश भारत से पीछे हैं, कौन सा पड़ोसी देश भारत से आगे है। विकास की धारणीयता। धारणीयता का मतलब होता है कि ऐसे हम चीज़ों का उपयोग करें कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके। ठीक है, हमने ये 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में पढ़ा है पहले कि धारणीयता का विकास वो होता है कि हम इस तरीके से चीज़ों का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बची रहे। भूमिगत जल स्तर भारत के लिए बहुत समस्या बन चुका है। सड़कें जब से बनी है तो पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। देखो एक दिख रहा है इस कुएँ में, पहले हालांकि यहाँ तक पानी होता था, फिर यहाँ तक, अब धीरे धीरे बहुत नीचे आ गया है। कारण क्या है कि बरसात का पानी ज़मीन में जा नहीं पाता और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खेती और समर सीवर का उपयोग करने से पानी कम हो गया। खासकर पंजाब और इन क्षेत्रों में पानी तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया। तो देश के विकास के लिए हमें नवीकरणीय साधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर आ जाए कि देश के विकास के लिए आप क्या कर सकते हो, नवीकरणीय साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कौशल ज्ञान युक्त शिक्षा ले सकते हैं। गैर नवीकरणीयों का प्रयोग कम कर सकते हैं। धारणीयता के अनुसार चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि गाड़ी वाड़ी का यूज़ कर सकते हैं, पॉल्यूशन भी ना हो और जो अनवीकरणीय पदार्थ हैं वो एकदम से ख़त्म भी ना हो जाए। ठीक है, तो कच्चा तेल निकालने में करोड़ों साल लगते हैं। ये एक इंडेक्स दे रखा है कच्चे तेल के आंकड़े, कहाँ पर कितने भंडार हैं और चलने की अवधि, यानी 70 सालों में मध्य पूर्व वर्ल्ड में ख़त्म हो जाएंगे। अमेरिका में 10.5 सालों में ही सारा ये ख़त्म हो जाएगा और विश्व में अगले आने वाले 50 सालों में अगर इसी तरह हम यूज़ करते हैं आज की स्पीड से तो 50 सालों बाद कुछ भी नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं बचेगा इस दुनिया में। ठीक है, और देश के विकास में क्या कच्चे तेल अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। बहुत सारी रेलगाड़ी अभी भी बसेस वगैरह डीजल से चलती हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और भारत कच्चे तेल का आयात करता है, जब भी आजकल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हुए पड़े हैं। आगे तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी सीखी, अब मैं इनको क्वेश्चन आपको थोड़ा बता दूं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? इन सभी पे किया जाता है बेटा, तो चारों आएगा। कौन सा पड़ोसी देश भारत से अच्छा है, मतलब मानव विकास सूचकांक में? तो लंका। और एक परिवार है, 4 परिवार हैं, प्रति व्यक्ति है 5000 है, तो 4 गुना में 5000, तो चारों परिवार की कुल होगी 20,000 आपकी। और 20,000 में से आपके एक परिवार के 4,000, एक के 7,000, एक के 3,000, तो उसके 6,000, क्योंकि जोड़ उनका 20,000 बनना चाहिए। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का
औसत आय का या प्रति व्यक्ति का। इसमें बहुत कमियां हैं। क्या कमियां हैं? इससे ये नहीं पता चलता कि वहाँ के कितने लोग साक्षर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, सार्वजनिक सुविधाएं कैसी हैं, ये सब। और एसएसटी में सारे उत्तर पॉइंट में लिखने होते हैं आपको। मानव विकास का यूएनडीपी क्या क्या नापता है? तो विकास के लिए वो साक्षरता, स्वास्थ्य, इन सभी को, राष्ट्रीय आय को भी नापता है। और छठा क्वेश्चन है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? औसत का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर एक एक करेंगे तो लाखों साल बीत जाएंगे। और इवन 121 करोड़ जनसंख्या इंडिया की है। अगर हर व्यक्ति की हम एवरेज आय निकालें, पता करें, डिटेल इतनी मिल नहीं पाएगी। तो हम टोटल एवरेज निकालने से बहुत सरलता से आंसर आ जाता है। इसकी सीमाएँ बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कोई गरीब है तो गरीब की भी औसत आय अमीरों के बराबर मान लो, एक बंदा 1 करोड़ कमाता है और 100 बंदे 5 रुपये कमाते हैं। अगर एवरेज निकालेंगे तो इन सबका मिला के निकालेंगे, तो इससे ये होता है कि पता नहीं चल पाता कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है। जैसे अंबानी साहब और हमारे बाकी गरीब लोग, तो इनकी अगर आय की तुलना करें तो बहुत एवरेज निकलेगी तो बड़ी निकलेगी, परंतु इनकम देखी जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रति व्यक्ति आय कम होने से केरल का मानव विकास हरियाणा से ऊंचा है। मैंने आपको पहले बताया क्यों ऊंचा है। वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं पे, शिक्षा पे बहुत अधिक खर्च किया गया है, इसलिए। इसके कुछ नोट्स हैं, वो आपको कॉपी में लिखने हैं। ये कुछ नोट्स हैं बेटा, आपको कॉपी में लिखने हैं वीडियो को पॉज करके। अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना विकास कहलाता है। हर व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे किसान के लिए अच्छी खेती, खुश रहने के लिए आय के अतिरिक्त अन्य लक्ष्य भी होते हैं। जैसे लोग बराबरी का अधिकार चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, दूसरों से मिलने की इच्छा भी चाहते हैं। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें विकसित, जिनकी कम है उनको अविकसित। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। हम औसत आय की तुलना करते हैं तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है मैंने आपके लिए, ये रहा फॉर्मूला। आगे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2016 का डाटा दे रखा है, बुक में 2017 का दे रखा है, और भी ओल्ड बुक होंगी तो और पीछे का डाटा दे रखा होगा। तो जो भी आपके बुक में डाटा हो वो आपको लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक। तो मानव विकास रिपोर्ट यानी USDI, UNDP जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रस्तुत करता है। ठीक है, और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी आपको मैंने बताया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।